एक हेडलाइन चली जब 20 तारीख को जंतर मंतर से प्रोटेस्ट मार्च चला और उसके बाद ये खबर आई कि प्रधानमंत्री को वहां से निकालना पड़ा पार्लियामेंट से। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना ये तो सोल्यूशन नहीं है। और ये भी हो सकता था कि जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास तक चले गए थे धरना देने, उसमें रामदास जी भी होते साथ में। आपको लगता है ना कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, ज्यादती हुई? पुलिस और उनके पुलिस पर भी पथराव हुआ। पुलिस ने भी मतलब कई लोगों ने लाठियां चलाई। बात सही है, पुलिस ने बहुत मारा है। मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं और एनडीए की सरकार बनती है तो आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? वो नहीं, मैं बोल सकता हूँ। मतलब मेरे सब मित्र है तो मैं एक का नाम ले लूंगा तो नाराज हो जाएगी। आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है कि सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियों में जो मिलावटी पेट्रोल सरकार डलवा रही है। हाँ ठीक है, अगर उनको नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते उसमें। तो क्या ले? नरेंद्र मोदी, एक शब्द में उनके बारे में क्या कहेंगे? मतलब गाँव गाँव की बोल रही दादी, गाँव गाँव की बोल रही दादी, प्रधानमंत्री के रूप में हमें अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार। भारतीय राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें उनके पद के लिए नहीं जाना जाता, उनकी बेबाक छवि, बेबाक राय, इसके लिए जाना जाता है। और ऐसे ही मेहमान हैं आज युग चरण पर हमारे साथ, और उन्हीं के अंदाज में उनका परिचय कराऊंगा आपसे। सवाल होंगे सीधे, जवाब होंगे सच्चे। और आज के मेहमान हैं राजनीति के पक्के। स्वागत है सर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले जी। सर कैसे हैं? हाँ ठीक है। मतलब प्रभाकर मिश्रा जी, आप तो बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार से हमारा नाता इसलिए है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ और वहाँ जहाँ बोध गया में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, सारी दुनिया को विश्व शांति का संदेश दिया था, समानता का संदेश दिया था। इसीलिए बिहार मतलब विहार, हमारे बुद्धिज्म में बुद्ध विहार बोलते हैं। उसी तरह शायद बिहार का नाम 2500 साल पहले वहाँ बुद्धिज्म का निर्माण हुआ था। तो आप बिहार से आते हैं और आप अभी मतलब फ्रीलांस है, आपने अनेक बड़े बड़े टीवी चैनल में आपने काम किया है और आज आप मतलब मुझे जरूर आता है भारत माता का स्मरण, मुझे जरूर आता है भारत माता का स्मरण, क्योंकि मेरे सामने खड़ा है चैनल युग चरण। वाह वाह। तो मैं कभी नहीं जाता हूँ किसी को जो शरण, मैं नहीं जाता हूँ किसी को जो शरण, इसीलिए मुझे जल्दी आता नहीं है मरण। तो इसीलिए मतलब आज आपके साथ मैं हूँ तो मुझे अच्छा लगा कि भाई आप बिहार से बिलोंग करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और आप पार्लियामेंट से आते आते बड़ा समय लग गया। महाराष्ट्र का एक लड़का दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन लीड कर रहा है, बड़ा आंदोलन लीड कर रहा है। अभिजीत दिपके आप ही के समाज से आता है और उसके पास देश के तमाम बड़े नेता जा रहे हैं। महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता, शरद पवार जी गए, उद्धव ठाकरे भी गए, आप नहीं गए? नहीं, मैं गया नहीं। मतलब अभी मैं तो सरकार में हूँ और मतलब जो हमारे दिपके हमारे तो समाज से आते हैं, अमेरिका में पढ़ते थे, शायद वहाँ कुछ जॉब भी करते थे और उन्होंने जो कॉकरोच जनता पार्टी स्थापित की है तो उनको थोड़ा इशू में मिल गया। जो मतलब नीट एग्ज़ाम में जो मतलब पेपर लीक हुए थे और उस मुद्दे को लेकर मतलब उन्होंने जो पूरे छात्र है जिनको काफ़ी तकलीफ हुई थी, दोबारा एग्ज़ाम देने का वक्त उनके ऊपर आया था। 11-12 लाख से ज़्यादा नौजवान सारे देश भर में थे। तो मुझे लगता है कि समाज व्यवस्था में ऐसी कुछ मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी देश को बदनाम करती है, सरकार को बदनाम करती है। और जिस तरह मतलब ये ऐसा हुआ, इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और मतलब जो पेपर लीक हो गया उसमें महाराष्ट्र के भी अनेक लोग पकड़े गए हैं और सरकार की भूमिका ये है कि इसका हम नहीं करते समर्थन, लेकिन जो हुआ है ये बहुत बड़ा गलत हुआ है।
ये जो एक तो पेपर लीक की बात हुई, हाँ पेपर लीक तो हुआ, पेपर लीक के बाद कई बच्चों ने जान दे दी। हाँ, तो मतलब कई बच्चों ने, क्योंकि दोबारा एग्जाम अपने को तो देने की है, इसीलिए मतलब कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी की है, ये बात सही है। और युवा लोगों को पूरा सपोर्ट करने की भूमिका हमारी सरकार की रही है। सरकार के एजेंडा में युवा, महिला, किसान और गरीब, इन लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी रही है। इसमें विषय इतना ही था कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना ये तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक बात है, वो देना चाहिए था। ये मांग बहुत ताकत से की गई। और दीपके जी अमेरिका से इधर आए और उन्होंने मतलब अनेक शहरों में जाकर लोगों में जागृति भी की। और उनके आंदोलन को छात्रों का, नौजवानों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। इस सरकार की भूमिका ये थी कि आंदोलनकर्ताओं ने या पॉलिटिकल पार्टियों ने खाली इस्तीफा मांगने के बजाय उन्होंने सोल्यूशन क्या चाहिए, इसीलिए ऐसा पेपर लीक ना हो उसके लिए सरकार ने क्या करने की आवश्यकता है, नया कानून बनाने की आवश्यकता है और क्या करने की आवश्यकता है, ये बताने की आवश्यकता थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ही देना चाहिए, इस मुद्दे पर मतलब आंदोलन करता डटे रहे। और जो भी मतलब कल स्टूडेंट पर मतलब जो लाठीचार्ज हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं करते हम लोग। नहीं, दो चीजें हुई हैं। एक चीज तो ये कि अगर देश के युवाओं को लगता है, लोगों को लगता है, मैं पॉलिटिकल पार्टियों पे नहीं जा रहा हूं, देश के युवाओं को लगता है कि ये शिक्षा मंत्री जो हैं, इनके रहते एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हो गया। इवन जब ये आंदोलन शुरू हुआ है जंतर मंतर पर, उस दौरान भी कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। तो यही तो कहा जा रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत से बात हुई कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होगी, लायबिलिटी तय नहीं होगी, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक इस समस्या पर रोक नहीं लगेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मांग हो रही है शिक्षा मंत्री का, ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? शिक्षा मंत्रियों के तो तबादले होते हैं, मंत्रियों को हटाया जाता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि इसको लेके आंदोलन हो रहा है और सरकार नहीं सुन रही? आंदोलन हो रहा है, उनको आंदोलन करने का अधिकार है, लोकतंत्र में शांति से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। और मांग हो रही है, इस्तीफे की मांग हो रही है। और सरकार का कहना यह है कि भाई हम सोल्यूशन आपसे मांग रहे हैं, क्या हमने करना चाहिए उसके लिए। और जिस तरह मतलब आंदोलन को पूरा परमिशन दे दिया, दीपके जी और उनके साथी पूरे आंदोलन के लिए बैठे। वांगचुक हमारी जो लद्दाख के लीडर है, वो भी मतलब आकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से पूरा संरक्षण उनको देने का प्रयत्न हुआ 24-25 दिनों से। अभी 20 तारीख को जो पार्लियामेंट का घेराव किया गया था और रेल भवन तक मतलब आंदोलनकर्ता आई थे। और दीपके भी मतलब लोगों को आह्वान कर रहे थे कि भाई ज्यादा गड़बड़ मत करो, करना है शांति से करो। लेकिन बैरिकेड तोड़कर अनेक जो छात्र थे या कोई जो लोग उस आंदोलन में थे, वो मतलब पार्लियामेंट की तरफ भागने का प्रयत्न कर रहे थे। और पुलिस की जिम्मेदारी ये थी कि भाई वहां से आगे इनको नहीं जाने देना है। इसीलिए मतलब जो पुलिस और उनके पुलिस पर भी पथराव हुआ, पुलिस ने भी मतलब कई लोगों लाठियां चलाई। बात तो सही है, पुलिस ने बहुत मारा है, अन्याय हुआ, पुलिस ने बहुत मारा है, मतलब अन्याय हुआ है। लेकिन अभी वो छात्रों ने थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता थी। हमने भी आंदोलन किया है, हमने भी लाठियां खाई है, और हमको मालूम है कि हम एक लिमिट के आगे हम जाते हैं तो लाठीचार्ज होता ही है। अगर आप बैरिकेड तोड़कर अगर हम आगे पार्लियामेंट में घुसने के लिए जाने का प्रयत्न करते हैं, तो हमने महाराष्ट्र में पैंथर के मूवमेंट के टाइम पर अनेक बार मैं जेल में गया हूँ। और जब हमने हमारा कंट्रोल छोड़कर हम आगे बढ़े हैं, तब पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। लेकिन छात्रों पर नहीं होना चाहिए, तो हमको ये अच्छी बात नहीं लगी। तो आपको लगता है ना कि ये गलत हुआ है, छात्रों के साथ गलत हुआ है? आपको लगता है ना कि छात्रों के साथ गलत हुआ है, ज्यादती हुई है? हाँ, तो ज्यादती हो गई है ना, मतलब छात्रों पर ज्यादती हो गई है। छात्रों इसकी भी बुरी इंक्वायरी हो जाएगी।
सरकार अभी चर्चा के लिए भी तैयार है, उसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकलेगा। लेकिन सरकार कहाँ चर्चा के लिए तैयार है? सरकार तो जा ही नहीं। सरकार वो तो यही कह रहे थे कि सरकार की तरफ से कोई जंतर मंतर आ जाता, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आ जाता, बात कर लेता। नहीं ठीक है ना, अभी नड्डा जी के साथ तो बातचीत हो गई, नड्डा जी के लेकिन साथ नड्डा भी जी के घर जाना पड़ा था। हाँ नड्डा जी के घर जाना पड़ा था, कोई सरकार से कोई गया नहीं जंतर मंतर पर। नहीं ठीक है, अभी क्या अभी सरकार की तरफ से तो यही था कि भाई मांग तो यही थी कि भाई उन्होंने रिजाइन ही देना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं अब यहीं पर एक बात आती है। जिस तरह मैंने कहा कि महाराष्ट्र का लड़का है, आपके समाज से आता है, शरद पवार जी गए वहां पर, उद्धव ठाकरे गए, और महाराष्ट्र के नेता अगर वहां जा रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर रामदास अठावले जी वहां जाते और कहते कि सरकार की तरफ से मैं आया हूं, तुम्हारी बातों को मैं समझता हूं, तुम्हारी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, तुम हमारे समाज के बच्चे हो, तुम्हारा नेतृत्व देश स्वीकार कर रहा है, तो कितना बढ़िया, कितनी अच्छी तस्वीर आती। नहीं ठीक है, अभी थोड़ा मेरे डिफिकल्टी थी क्योंकि जो सरकार की भूमिका मैं एकदम वहाँ नहीं बोल सकता था। लेकिन एक बात बताइए ना, अगर इस सरकार में आप नहीं होते, रामदास अठावले जी इस सरकार में नहीं होते, तो निश्चित तौर पर होते ना वहां पर। हाँ नहीं होते तो हम जाते थे ना, नहीं होते तो हम जाते थे, मंत्री नहीं होते थे तो भी मैं जाता था अगर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जाने का विषय नहीं है, मैं स्टूडेंट आंदोलन से मैं आगे आया हूँ, मैं दलित मतलब जाते से आगे आया हूँ। जाते ना आप? नहीं, अगर मैं मिनिस्टर नहीं होता था तो मैं जाता था। और ये भी हो सकता था कि जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री आवास तक चले गए थे धरना देने, उसमें रामदास जी भी होते साथ में। मतलब ऐसा नहीं, उसमें आंदोलन में नहीं होता था मैं, लेकिन मैं वो मिलने के लिए जाता था। मतलब आंदोलन में अगर मैं एनडीए के साथ था, अगर होता था मैं, तो मैं मिनिस्टर होने के कारण मेरी डिफिकल्टी थी, मैं सरकार की भूमिका मैं वहाँ जाकर नहीं बोल सकता था। लेकिन इस विषय को समाप्त करना चाहिए, आंदोलन जल्दी खत्म हुई हमारी अपेक्षा है। और आज जितेंद्र प्रसाद जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने बोला है कि भाई चर्चा हम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मुझे लगता है कि भाई पार्लियामेंट में भी इसके संबंध में चर्चा होनी चाहिए। आज किरण रिजिजू जी ने राज्यसभा में बताया है कि चर्चा करने के लिए तैयार है, जो स्पीकर चेयरमैन बोले गए उस विषय पर, मतलब चर्चा के लिए हम तैयार है। लेकिन अपोजिशन रोज हंगामा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस विषय को थोड़ा सा स्टॉप का विषय नहीं है, लेकिन आंदोलन खत्म होने की आवश्यकता है। लेकिन अब ये आंदोलन, बच्चों ने आंदोलन की शुरुआत की और अब ऑपोजिशन ने उस आंदोलन को आगे बढ़ा दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कल की तस्वीरें आपने देखी, देश देख रहा होगा, तो क्या कह रहा होगा? नहीं, इसमें भाई स्टूडेंट का जो आंदोलन था वो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये मांगों को लेकर वो आंदोलन था। लेकिन अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब नेता वहाँ जा रहे हैं, वहाँ सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, तो ये इसमें राजनीति है। अभी वो बहुत लेट उधर अभी आ गए, शुरू से कोई किसी पार्टी ने मतलब उसमें नहीं आई थी। लेकिन अभी ठीक बात है, अभी राहुल गांधी जी को लगा होगा कि भाई युवा लोग मेरे से अलग हो सकते, इसीलिए राहुल गांधी वहाँ जाकर बैठे। और ये आधा घंटा, एक घंटा भी नहीं बैठे हुए, लेकिन ठीक बात है, वहाँ प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने जाने का आंदोलन उन्होंने किया। और हम भी आपके साथ है, इसी तरह की भूमिका शायद उन्होंने ली। ठीक है, अभी लोकतंत्र में सभी लोगों को अपने अपनी भूमिका लेने का अधिकार है। एक हेडलाइन चली जब 20 तारीख को जंतर मंतर से प्रोटेस्ट मार्च चला, और उसके बाद ये खबर आई कि प्रधानमंत्री को वहां से निकालना पड़ा पार्लियामेंट से। सुने कि बड़ा अफरा तफरी का माहौल हो गया था, कंगना रनौत ने भी कुछ कही बातें, तो आप तो पार्लियामेंट में थे, कैसी तस्वीर थी, कैसा माहौल था? नहीं, पार्लियामेंट में ऐसा कोई माहौल नहीं था। हमको मालूम था कि स्टूडेंट में गुस्सा है, स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, उनको आंदोलन करने का अधिकार है, उनको अपनी मांग करने का पूरा अधिकार है, वो शांति से मतलब वो मांग करे, यही भूमिका हमारी थी। हमको अंदर रहने जो हमको डर का विषय भी बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये जब कहा गया कि
प्रधानमंत्री को निकालना पड़ा? नहीं, निकालना पड़ा ऐसा कुछ नहीं है। निकालना, उनके वो प्रोग्राम के लिए उनको जो जाना था वो गए। वो तो रोज आते जाते रहते। तो क्या हुआ, गए मतलब वो क्या 24 घंटा उधर बैठते ही क्या? हाँ, अब एक बात और, जंतर मंतर पर एक और तस्वीर दिखी चंद्रशेखर रावण की, और चंद्रशेखर रावण बार बार गए, खुद गए, अपने समर्थकों के साथ गए और उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को मेरा पूरा समर्थन है। और चंद्रशेखर रावण जहां बैठे हैं उनके ठीक ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिख रही है और एक अलग तरह का संदेश जाता है। मुझे लगता है कि वो तस्वीर, अगर वहां पर रामदास जी गए होते तो वो तस्वीर और बेहतर दिख रही होती। नहीं, ठीक है, अभी मैंने तो बोला है कि मैं तो सरकार में मंत्री था तो मैं नहीं जा सकता था। चंद्रशेखर आज़ाद ये मतलब इंडिपेंडेंट चुनकर आए हैं, लेकिन उनको मतलब हम सब लोगों का समर्थन था वहाँ। बीजेपी का उधर का समर्थन था उनको, जहाँ चुनकर आए हैं तो ठीक बात, वो बात नहीं है। लेकिन वो हमारे समाज के युवा नेता है और ऐसे जगह पर आंदोलन अगर हो रहा है तो नहीं कैसा जा सकता है। वो तो गया था, अच्छी बात है, वो तो गया था। एक बात और, अगर हम कहें दलितों की आवाज़ उठाने के लिए एक आवाज़ थी, बहन जी की आवाज़ आजकल आती नहीं, बहन मायावती की आवाज़ आती नहीं, आपकी आवाज़ आती थी तो आप सरकार में हैं। अब ले देकर एक ही आदमी बचा है, एक ही आवाज़ बची है, वो है चंद्रशेखर रावण की। आपको लगता है कि वो आवाज़ ठीक ठाक चल रही है? नहीं, ठीक है, अभी वो तो आवाज़ मतलब ठीक ठाक चल रही है, ऐसा नहीं है। मतलब वो वहाँ गया इसका मतलब वो सबका नेता बन गया, ऐसा नहीं है। हमारे साथ भी लोग हैं, ऐसा वहाँ गया इसका मतलब एक इशू पर ही पार्टी चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनेक इशू है, जो कि झोपड़ी के लोगों की इशू है, बेरोजगारों की इशू है, भूमिहीनों की इशू है, दलित एट्रोसिटीज की इशू है, तो अनेक इशू है। तो मतलब वहाँ जाना, वही उनको जाने का अधिकार है। वहाँ लोकतंत्र में कोई भी जा सकता है। ये जो बेरोजगारों का इशू है, जो दलितों का इशू है, भूमिहीनों का, बेरोजगारों का इशू है, दलितों का इशू है, भूमिहीनों का इशू है, आपको लग रहा है कि आप सरकार में रहते हुए उनके मुद्दों को आप ठीक ढंग से उठा पा रहे हैं? हाँ, मतलब जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बताया है कि भाई सत्ता में हम जाना चाहिए, अकेले नहीं जा सकते हैं तो किसी का सहारा लेकर वहाँ जाना चाहिए। और आजकल एनडीए, यूपीए या अलग अलग पार्टियां एक साथ आकर सरकार बनती है, एक पार्टी की सरकार नहीं बनती है। जिस तरह हम सत्ता में है तो मुझे रोज 200, 400, 500 लोग मुझे मिलते हैं, उनके लिए मैं पत्र देता हूँ, फोन करता हूँ, कोई इशू के लिए अनेक लोगों को न्याय भी मिलता है। तो इसी तरह हमारा प्रयत्न चल रहा है। जिस तरह अनेक हमारा प्रयत्न ये है कि भाई सरकारी योजनाओं का फायदा सबने उठाना चाहिए। अपनी अपनी कंपनियां छोटी मोटी खड़ी करनी चाहिए। और मेरे पार्टी की तरफ से मैंने मांग किया है कि भाई हर फैमिली को 5 एकड़ जमीन गांव के लोगों को, भूमिहीनों को मिलती है, खाली दलितों को ही नहीं। तो गांव के लोगों को 5 एकड़ जमीन अगर मिलती है तो गरीबी रेखा की संख्या और भी कम हो सकती है। और गरीबी रेखा के ऊपर अगर उनको लाना है तो गांव में अगर उनको 5 एकड़ जमीन मिलती है, वहाँ इरिगेशन अगर पानी मिलता है तो वो फैमिली गरीबी रेखा के ऊपर आ सकती है। आज खेत मजदूर जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर खाली खेत मजदूर नहीं आ सकता है। अगर उनका लड़का कोई सरकारी नौकरी में जाता है या कोई उसको थोड़ी जमीन होती है, कोई डेयरी का बिजनेस उनका होता है और कुक्कुट पालन होता है, तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं। तो इसीलिए हमारे पार्टी की मांग है कि देश भर में कम से कम 8 हेक्टर लैंड, मतलब 20 करोड़ एकड़ लैंड, वैकेंट लैंड है। तो वो लैंड अगर 5-5 एकड़ बांटी जाती है तो 4 करोड़ फैमिली को उसका फायदा हो सकता है। तो ये आपने मांग की है, सरकार इस पर विचार कर रही है? सरकार अनेक जगह पर विचार करती है। हमारे महाराष्ट्र में मतलब दादा साहब गायकवाड़ सबल योजना एक है, उसमें मतलब सरकार उनको जमीन 4-5 एकड़ का खरीद कर देती है।
तो बाकी के राज्यों में भी मतलब हमने मांग किया है, कई जगह पर लोगों को जमीन मिलती भी है। महाराष्ट्र में मतलब जब मैं मिनिस्टर था तब हमने कानून बनाया था, उसके मुताबिक महाराष्ट्र के कम से कम 5 लाख एकड़ से ज्यादा लोगों को जमीन मिली है और वो फैमिली गरीबी रेखा के ऊपर आई है। तो इसीलिए एक प्रयोग होने की आवश्यकता है और हर राज्य का ये जिम्मेदारी है। तो अनेक राज्यों में मतलब ऐसा प्रयत्न हमने किया है और लोगों को उसका फायदा हो आएगा। कल ही मेरे पास लोग आए थे कि 1000 महिलाओं की लिस्ट बनाई है और एक महिला को 2 गाय खरीद कर उनको दे देनी है। ये तो आपके मंत्रालय का काम है ना? नहीं, मेरे मंत्रालय का नहीं, वो तो अपना एनिमल एंड हस्बेंड्री का उसका काम है। लेकिन वो हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी, जो हमारा NSBDC है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, तो उनके तरफ से भी उनको ये उसमें से कुछ हिस्सा देना है। तो ऐसा होता है तो उनको वो फैमिली गरीबी रेखा के ऊपर आती है। तो इसीलिए अगर 2 गाय लेते हैं तो कम से कम 12-15 लीटर वो दूध देती है। इसलिए ऐसी कुछ जो आर्थिक प्रगति की स्कीम है, अभी MSME की स्कीम ऐसी है कि उसमें 30% 40% भी सब्सिडी है। एक योजना MSME की ऐसी है कि 1 करोड़ का ग्रामीण उद्योग अगर हम खड़ा करते हैं तो उसमें 90 लाख रुपए MSME के मिलते हैं और एक अपना 10 लाख रुपए अपने भरने पड़ते हैं। तो वहाँ एक ग्रामीण उद्योग डालते हैं तो एक फैमिली, एक नौजवान अगर ये शुरू करता है वो फैक्ट्री, जो छोटी फैक्ट्री मतलब धंधा, तो वहाँ 70-80 लोगों को रोजगार मिलता है कि जहाँ 8-10 हज़ार वो हर महीना कमा सकता है और जो प्रोजेक्ट लगाता है उसको भी उसका फायदा होता है। तो ये जितना आप गिना रहे हैं ये केवल अभी आइडिएशन लेवल पर है कि काम हो भी रहा है? नहीं, काम हो रहा है ना, काम हो रहा है। काम अच्छा, मैंने आपसे बार बार चंद्रशेखर रावण की जो बात की थी, यूपी में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, और तो अगले साल जब चुनाव में आप भी यूपी में चुनाव लड़ेंगे, तैयारी हो रही है? हाँ, मतलब हमारा एक तो ऐसा है कि रिपब्लिकन पार्टी NDA में है लेकिन वो महाराष्ट्र से है। मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 62 जिलों में मेरे पार्टी का यूनिट है। और मेरी पार्टी का इतिहास ऐसा है कि 3 अक्टूबर 1957 को बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से पार्टी स्थापित हुई थी। और चरण सिंह की जब सरकार थी तब वहाँ 19 MLA हाथी सिंबल पर चुनकर आए थे। हाथी सिंबल RPI का था और BP मौर्य, रामधन, संप्री, गौतम, ये सब लोग RPI में थे। तब मतलब अभी मुझे साल मालूम नहीं है लेकिन चरण सिंह जी जब CM थे तब 4 मंत्री हमारे हुआ करते थे। अब्बास मलिक नाम के दिल्ली के मेयर RPI के थे जो हाथी सिंबल पर चुनकर आए थे। हरियाणा में, पंजाब में हमारी RPI सत्ता में रहती थी उस जमाने में। तो बाद में जब BP मौर्य जी का कांग्रेस में चले गए तो उसके बाद नॉर्थ इंडिया में पार्टी उतनी ताकतवर रही नहीं। तो भी मेरी कोशिश अभी ऐसी है कि भाई मेरी पार्टी भारत के 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में है, मेरा यूनिट है। और नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 MLA है और वहाँ गन्ना किसान मेरे पार्टी को तो सिंबल मिला है। अच्छा, मुझे एक बीच में सवाल था कि RPI का सिंबल था हाथी, हाँ, तो ये BSP को कैसे चला गया हाथी? वो BSP इसलिए चला गया कि रिपब्लिकन पार्टी की मान्यता अलग हुई थी। मतलब BP मौर्य कांग्रेस में जाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ इंडिया में उतनी ताकतवर नहीं रही थी। तो फिर हमारी मतलब हम दोनों नहीं थे तब, लेकिन तब मान्यता जाने के बाद BSP ने वो सिंबल मांगा और उनको मिला। क्योंकि अच्छा, कांशीराम जी ने फिर ये पहले बामशेबोर ने स्थापित की थी, वो महाराष्ट्र में रहते थे। उसके बाद उन्होंने DS4 शुरू की और उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। और पहले उन्होंने नारा दिया था कि भाई ब्राह्मण बनिया ठाकुर सब चोर है, बाकी सब DS4 है।
और उन्होंने 3 कम्युनिटी को एक साथ लाने का प्रयत्न किया और मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का जब वक्त आ गया तब अपना बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सपोर्ट किया था क्योंकि सपा को सत्ता में नहीं लाना चाहिए और किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती थी 3 बार। 3 इलेक्शन में किसी भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और बसपा, ये किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। 2 पार्टी एक साथ आती है तो ही तो सरकार बनती थी। तो 3 बार मायावती को बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया था और मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी। 4थी बार मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगाया कांशीराम जी ने और ब्राह्मण समाज जो 11-12% है उस ब्राह्मण समाज को भी साथ में ले लिया और फिर इसीलिए मायावती को 206-7 सीटें मिली थी और अपने बलबूते पर मायावती ने सरकार बनाई। 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रही, लेकिन उसके बाद मायावती का जनाधार कम होता जा रहा है। अभी लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है और विधानसभा में जो एक मेंबर चुनकर आया है वो भी मतलब अपने बलबूते पर चुनकर आया है। तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मतलब उनको वोट तो मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ने से बहुत सारा दलित वोट अभी बीजेपी को भी मिल रहा है क्योंकि हमारा भी सपोर्ट बीजेपी को है। तो मायावती को वोट मिलता है लेकिन चुनकर आने पता नहीं मिलता है और इसीलिए उनके कैंडिडेट हार रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मायावती, बहन मायावती का राजनीतिक करियर? हाँ, मतलब राजकीय करियर तो मतलब अभी समाप्त होगा ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो डाउन हो चुका है। जो मायावती के 22 एमपी चुनकर आती थी, आज उनका एक भी लोकसभा में एमपी नहीं है। और 2019 में जब सपा बसपा एक साथ आई थी तब मायावती की 10 सीटें चुनकर आई थी और सपा की 5 सीटें चुनकर आई थी। उसके पहले 2014 में तो मतलब सपा की 5 सीटें चुनकर आई थी, मायावती की एक भी सीटें नहीं थी 2014 में। लेकिन सपा बसपा एक साथ आने के बाद मायावती की लोकसभा में 10 सीटें आई थी, तो बाद में वो अलग हो गए हैं। तो अभी मायावती का करियर ऐसा है कि वो इतनी एक्टिव नहीं रही है। ये अभी अगले विधानसभा में मायावती जी का क्या आप देख रहे हैं? मायावती का यह है कि मायावती सब 403 सीटें लड़ती है और रिपब्लिकन पार्टी की भूमिका क्या है? तो रिपब्लिकन पार्टी को लगता है कि बीजेपी ने हमको 4-5 सीटें देनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का सोच ऐसा है कि जो पार्टी जिस राज्य की है, जैसे हमारी महाराष्ट्र से मैं हूँ, तो महाराष्ट्र में हमको तो सीटें मिलेगी। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी को तो नहीं मिलेगी, जेडीयू को नहीं मिलेगी, आरपीआई को नहीं मिलेगी। तो वहाँ जो अनुप्रिया पटेल है वो कुर्मी वोट के लिए उनको साथ लेते हैं, निषाद को निषाद वोट के लिए साथ में लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको साथ नहीं लेंगे यूपी में? हाँ, मतलब ऐसा हमने ट्राई किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी मेरे अच्छे मित्र है और जब पहली बार वो चुनकर आए थे गोरखपुर से, तब हमारे आरपीआई के 4 एमपी चुनकर आई थी महाराष्ट्र से कांग्रेस अलायंस में और 4 बसपा के लोग चुनकर यूपी से आए थे और एक 5वां अपना अंबाला से चुनकर आया था। तो मतलब यहाँ बीजेपी को ऐसा लगता है कि आठवले को साथ में लेकर क्या फायदा था? दलित वोट जो जाटो कम्युनिटी का वोट है वो सब मायावती को मिलता है, तो हमको लेने के क्या फायदा? तो क्या करेंगे आप यूपी में? तो यूपी में हम ये करेंगे कि हम 20-25 सीटें लड़ेंगे। 403 सीटें जो है अकेले लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे क्योंकि हमारी पार्टी में अनेक लोग आ भी रहे हैं और अच्छे के कैंडिडेट 20-25 हम खड़े करेंगे। तो आप जब यूपी में लड़ेंगे अकेले, तो आपके लिए आपका सबसे करीबी प्रतिद्वंदी कौन होगा? बहन जी होंगी या चंद्रशेखर रावण होंगे? हमारा वो तो हमारा कोई दुश्मन का विषय नहीं है, लेकिन हमारी फाइट होगी अपना बसपा के साथ होगी हमारी फाइट। क्योंकि रावण जो है वो तो उनकी पार्टी हमारा अच्छा मित्र है वो लेकिन उनको ज़्यादा वोट नहीं मिलता है।
उनको उनकी पार्टी आंदोलन के माध्यम से आई है। जब हम भी महाराष्ट्र में दलित पे अंतर चलाते थे, हमारे सभा में आंदोलन में हजारों लाखों लोग आते थे। तो अभी इसी तरह मतलब अगर हम चुनाव मतलब लड़ेंगे आप, आप चंद्रशेखर को अपना वो नहीं देख रहे हैं, कंपटीटर नहीं देख रहे हैं? नहीं, हाँ, ऐसा कंपटीशन का विषय नहीं है। मतलब वो भी जो चुनाव लड़ेगा, लेकिन हमारा कंपटीशन बीएसपी के साथ होगा और हम 25 सीटें लड़ेंगे, बाकी के जगह पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। हाँ, मतलब ऐसा हमारा स्ट्रेटेजी होगा। अच्छा, अब इसी में ये क्या देख रहे हैं, यूपी में क्या हाल है? यूपी में हाल ये है कि भाई यूपी में हमको वो लगता है कि जो काम हमने हमारी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूपी का विकास बहुत गति से आगे बढ़ गया है। योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए वहाँ हमको अच्छी सीटें मिलेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। मतलब आपने यूपी में जो विकास हुआ है उसका क्रेडिट आप किसे दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को? नहीं, तो हम दोनों को दे रहे हैं। मतलब 80% हम प्रधानमंत्री को, 20% मात्र 20%। आपने अभी कहा कि योगी जी आपके मित्र हैं और उनको बुरा लगेगा, आप कह रहे हैं नहीं, मतलब वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं। और 80% तो मतलब मैंने जो बोला कि भाई प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए मतलब 80% प्रधानमंत्री और 20% योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, ये वाला क्लिप हम भेजेंगे योगी आदित्यनाथ जी के पास कि आपके मित्र रामदास अठावले जी कह रहे हैं कि यूपी में जो विकास हुआ है उसमें मात्र 20% आपका। नहीं, ठीक है, बिजने उनको भी मान्य है। वो तो प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। मतलब वो तो प्रधानमंत्री जी के कारण विकास हो रहा है। ये हर मीटिंग में योगी जी बोलते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं, कंपटीशन का बिल्कुल विषय। अच्छा, अभी एक इसी सवाल में एक सवाल कि आपको तो प्रधानमंत्री ही पसंद है, मोदी जी, योगी जी भी पसंद है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि दोनों में ज्यादा कौन पसंद है? ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी जी पसंद है। नहीं, मोदी जी पसंद है और बाद में यूपी के लिए योगी जी पसंद है। अच्छा, फिर एक और सवाल। अरे, मोदी जी की भी तो उम्र बढ़ ही रही है। मोदी जी के जगह पर मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं और एनडीए की सरकार बनती है, तो आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? वो तो ये मोदी जी तय करेंगे। वो तो मतलब मोदी जी अभी 29 तक तो रहने वाले हैं, उसके बाद और उसके बाद भी वो तो 34 तक रहेंगे। सत्ता हमारी एनडीए की आती है तो वहाँ मोदी जी ही वहाँ एक मजबूत नेतृत्व के रूप में वो मोदी जी रहेंगे। मोदी जी के बाद, मोदी जी मान लीजिए कहे कि अब मैं चलता हूँ झोला उठा के, अब मेरे बाद, तो उसके बाद आप किसे देखना चाहेंगे? नहीं, मैं देखने का विषय नहीं है अभी, वो तो बीजेपी तय करेगी। अपने मन की बात तो बता दीजिए कि कौन किसे देखना मेरे मन की बात का विषय नहीं। मेरे मन में वो नाम है, वो बीजेपी के मन में ना नहीं होगा तो क्या फायदा है? तो बीजेपी तय करेगी। मतलब वो तो बीजेपी प्रधानमंत्री कोई भी तय करेगी, लेकिन मेरा एनालिसिस ऐसा है कि 34 तक मोदी जी रहेगी। उनकी तो तबीयत अच्छी है, जरूर उनकी उम्र बढ़ गई है, लेकिन 34 तक मोदी जी रहेंगे और 8 साल मोदी जी रहेंगे, और उसके बाद कौन होता है देखते हैं। लेकिन उसमें कोई तो होगा जिसमें आपको लगता होगा कि ये मोदी जी का असली उत्तराधिकारी ये वाला होगा। नहीं, कौन वो नहीं मैं बोल सकता हूँ। मतलब मेरे सब मित्र है तो मैं एक का नाम ले लूंगा तो नाराज हो जाएगी। योगी जी कैसे रहेंगे? नहीं, कौन सब मैं नहीं बोल सकता हूँ। योगी जी मुख्यमंत्री के नाते तो बहुत बड़े स्ट्रांग है। प्रधानमंत्री कुर्सी पे कैसे लेंगे वो? नहीं, उसके लिए अभी वो जब अपना बीजेपी तय करेगी, मैंने पहले भी बोला है। और अगर कोई मराठी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे जैसे गडकरी साहब? नहीं, कोई भी अगर मराठी पर बैठेगी तो भी अच्छी बात है। नॉन मराठी बैठेगा भी वो तो इंडियन होगा, भारतीय होगा। चलिए, आप इसमें तो आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। अब हम सीधा सवाल कि 4-5 दशक से आप सियासत में हैं, आपका भी तो मन करता होगा कि बहुत हो गया, बहुत राज्यसभा, बहुत मंत्री रह चुके, मुझे भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कभी ऐसा ख्याल आया कि प्रधानमंत्री मैं भी बनूं? प्रधानमंत्री मैं भी बनूं?
नहीं, मैं इसलिए नहीं बन सकता हूँ कि मेरी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं है, और मेरे पार्टी के लोग एक भी अभी मेरा लोकसभा में मेंबर नहीं है। कभी ख्याल आया क्या? हाँ, कभी ख्याल आया क्या? नहीं, ऐसा का ख्याल नहीं आया कभी। नहीं आया। मतलब मेरे मन में ऐसा कभी ख्याल आया नहीं। मैं मेरी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री मुझे मिली, उसमें मैं खुश हूँ। अच्छा मान नहीं, लीजिए, वहाँ तो रूल्स है, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ। मान लीजिए, मान लीजिए कि समीकरण बन जाए और ऐसी स्थिति बन रही है कि रामदास अठावले जी को प्रधानमंत्री कुर्सी मिल नहीं, गई। ऐसा समीकरण बनेगा नहीं, और अगर बनेगा भी तो दलित का प्रधानमंत्री बनाने का समीकरण अगर बीजेपी के सामने आता है तो उनके पास भी आने के लिए नेता है, उनका वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति तो बन सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति तो बन सकते हैं। नहीं, राष्ट्रपति का विषय नहीं है। नहीं, ये मैं तो राजनीति वाला आदमी हूँ, मुझे राष्ट्रपति बनकर मैं क्या अभी करूं? नहीं, बाद में देखते हैं, बाद में आप। नहीं, हमारी इच्छा नहीं है राष्ट्रपति बनने की। नहीं। अच्छा चलिए, फिर वही बात कर लेते हैं। अब आप ये इसका आंसर आप डिप्लोमेटिक लग दीजिएगा। बीजेपी में आपका सबसे पसंदीदा नेता कौन है? मेरे सबसे पसंदीदा नेता नरेंद्र मोदी है। क्यों है, मुझे बताइए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हमें सत्ता मिल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाया और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम उन्होंने किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने सही वक्त पर उनका नाम मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए तय करके उनके ऊपर जिम्मेदारी दी, और गुजरात का मुख्यमंत्री पद जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब ही उनका नाम अनाउंस किया गया, और उन्होंने भ्रष्टाचार पर ऐसा जबरदस्त मतलब प्रहार किया कि लोगों में एक चैतन्य निर्माण करने का काम किया। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे भी लगता अच्छा, है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जितने लोग जिन्हें भ्रष्ट कहा जा रहा था वो इधर आ जाते हैं, जिन्हें भ्रष्ट कहा जाता था पहले, पार्टी बदल के जब इधर आ गए तो ईमानदार हो गए, ऐसा भी कहा जाता है। नहीं, ईमानदार मतलब जब तक कोर्ट का जजमेंट आता नहीं है, अनेक लोगों पर आरोप ऐसे होते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाई है, और इसीलिए मतलब पहले राजीव गांधी बोलते थे कि भाई हम यहाँ 100 पैसा मंजूर करते तो 15 पैसा नीचे जाता है। अभी तो 100 पैसा नीचे जा रहा है, इसीलिए रोड बन रहे हैं, इसीलिए इरिगेशन के प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए मेट्रो ट्रेन आ रही है, और इसी तरह मतलब आजकल पूरा का मतलब 1 रुपया चलता है तो राजीव गांधी के समय 15 पैसा जाता था, और अभी 1 रुपये का 1 रुपया चला जाता है। 1 रुपये पूरा का पूरा, सही बताइएगा। हाँ, तो सही बता रहे हैं। पूरा का पूरा। हाँ, थोड़ा भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा कहीं नहीं थोड़ा सा है, पूरा ही जाता है। नीचे जाता है पैसा पूरा, नीचे जाता है पैसा पूरा, इसलिए कांग्रेस पार्टी वाला हरा। अच्छा, अब आप ये जो बात कह रहे हैं, आपने कांग्रेस के साथ काम किया, आपने यूपीए के साथ काम किया, आपने एनडीए के साथ काम किया। अगर मैं कहूं कि आपको किसके साथ, इस डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, आपको उस वाले में कांग्रेस के साथ जब आपने, यूपीए के साथ जब आपने काम किया, उसमें आपको क्या कमी दिखी थी? नहीं, उसमें कमी यही थी कि मतलब जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, इकोनॉमिस्ट थे, और उनके साथ मेरे भी संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस तरह उनके पास मतलब निर्णय लेने की जो आवश्यकता थी, सोचकर देश के प्रगति के लिए क्या करना चाहिए इसके संबंध में उतने निर्णय नहीं होते थे। निर्णय होते थे लेकिन इतने निर्णय नहीं होते थे। जैसे कि नहीं, जो भी निर्णय है अभी, जो जिस तरह भी अपने देश की इकोनॉमी नंबर 4 पर आई है, नरेंद्र मोदी जी ने मेड इन इंडिया को महत्व देकर एमएसएमई को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। हर चीज़ अपने देश में बननी चाहिए और हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट हमारे देश से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भूमिका रखकर हमारी इकोनॉमी 10 नंबर पर थी जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब,
लेकिन अब हमारी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। ना, मोदी जी के मंत्री जब बोलेंगे तो यही बोलेंगे। हाँ, मोदी जी के मंत्री बोलेंगे तो यही बोलेंगे, लेकिन जब उस समय आप बोल रहे होंगे तो ऐसे ही मनमोहन सिंह के लिए भी ऐसे ही बोल रहे होंगे आप। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। अभी इकोनॉमी तो अभी रिकॉर्ड में है कि 4 नंबर पर आई है, मतलब देश के 4 नंबर पर आई है। हम बहुत जल्दी 3 नंबर पर जा सकते हैं। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। ये तो तो ये एक सरकारी अच्छा, आंकड़े हैं। एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि मैं मंत्री नहीं होता तो जंतर मंतर जाता, तो उसी तरह से क्या हम ये पूछ सकते हैं कि अगर मंत्री आप नहीं होते इस सरकार में तो यही बात कहते? ना, नहीं, ये बात मैं कहता था, क्योंकि अभी जो प्रगति हो रही तो हम देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जैसा स्टैंड हम नहीं लेते थे, क्योंकि प्रगति रिकॉर्ड में हो रही है। रास्ते, नेशनल हाईवे हमने पहले देखे कि कांग्रेस की सरकार जब थी हम भी उनके साथ थे, लेकिन नेशनल हाईवे भी सिंगल रहते थे। अभी तो 4 लेन 6 लेन रोड बने हैं। नितिन गडकरी जी ने अनेक नेशनल हाईवे तैयार किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगर हम गाँव में जाते हैं तो इतने तो सुंदर रोड बने थे सिंगल। आपने ये जो नाम लिया, जैसे नितिन गडकरी का नाम ले लिया, मुझे सवाल एक याद आ गया। आजकल बड़ा बड़ा शोर मचा हुआ है कि सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियों में जो मिलावटी पेट्रोल सरकार डलवा रही है। नहीं, मिलावटी पेट्रोल की तो सरकार डलवाई, वो में मिथ्या में इथेनॉल। हाँ, मिथेनॉल जो है, तो मिथेनॉल तो मतलब पेट्रोल थोड़ा कम करने के लिए मिथेनॉल का उपयोग करने का प्रयत्न मतलब अपने देश में हुआ था। अनेक फैक्ट्री जो मक्का से जो इथेनॉल बनता है, गन्ना से बनता है, तो ये मतलब गडकरी जी ने उसको अच्छा सपोर्ट किया था। लेकिन आजकल कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई गाड़ियाँ खराब होती है, माइलेज कम हो रहा है, तो सरकार भी कह रही है, कंपनियां कह रही हैं। हाँ ठीक है, अगर उनको तो नहीं चाहिए तो नहीं ले सकते उसमें। तो क्या लें? वो नहीं चाहिए तो लें क्या? क्या ले मतलब आपने कहा कि इथेनॉल नहीं चाहिए तो आप कुछ और लेंगे क्या? नहीं, इथेनॉल वाला नहीं लेना है तो मत लीजिए ना, दूसरा ले सकते हो। तो वो तो बहुत महंगा है। कौन कैसे? तो बहुत महंगा है, 168 रुपीज। नहीं, तो बहुत महंगा है, तो अगर वो इथेनॉल वाला नहीं चाहिए तो वो लेना पड़ेगा। ये सरकार के मंत्री कह रहे हैं। नहीं, मंत्री का ये कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? मंत्री जी आप क्या बात करते हैं? क्यों क्या, अगर इथेनॉल वाला नहीं चाहिए तो भी तो उसका स्टडी करने की आवश्यकता है। अगर वो इतना कम हो रहा है तो आगे सरकार सोच सकती है क्या करना है उसके बारे में। इथेनॉल के बारे में सोच सकती है। एक सवाल हम अभी थोड़ा, हाँ, एक सवाल हम रिजर्वेशन पे पूछेंगे आपसे। अभी आखिर हाँ, एक सवाल हम रिजर्वेशन पे पूछेंगे आपसे। हाल के दिनों में रिजर्वेशन को लेकर एक बहस हो रही है कि जो व्यवस्था ओबीसी में क्रीमी लेयर की है वही व्यवस्था एससी एसटी में भी होनी चाहिए, और ये बात सुप्रीम कोर्ट से आई है। क्या कहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला है कभी। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला है कि जो कैटेगराइजेशन है ये जो राज्य करना चाहता है वो करे। और ओबीसी को जिस तरह 27% आरक्षण मिला है, तो वैसा ओबीसी का जो परसेंटेज है 52% हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट कालेलकर कमीशन का था। और वीपी सिंह के टाइम पर जो कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट के मुताबिक जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको स्वीकार कर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। अभी हमारे सरकार ने जाति के आधार पर जनगणना करने का निर्णय लिया है। मैंने क्रीमी लेयर वाली बात की कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था। हाँ, तो एससी एसटी को ऐसा कोर्ट ने नहीं बोला है, और हमारा कहना यह है कि एससी एसटी को क्रीमी लेयर की पद्धति नहीं लग सकती है, क्योंकि एससी एसटी पर हजारों साल तक अन्याय हुआ है। और एससी एसटी के लोग स्कूल के बाहर बैठकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की है, और गांव के बाहर के बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में रहकर हमारे स्टूडेंट ने मतलब वहाँ अपनी जिंदगी बिताई है। इसीलिए जब तक कास्टिज्म है तब तक हमें जो आरक्षण मिला है एससी एसटी वो जाति के आधार पर मिला है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हूं, मेरे बच्चे को रिजर्वेशन क्यों चाहिए? हाँ ठीक है, अगर उनको तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों को भी मैं नहीं लेता हूँ रिजर्वेशन। लेकिन
हमारे समाज के गरीब लोगों के फैमिली के बच्चे आईएएस आईपीएस हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, प्रोफेसर हो रहे हैं, एडवोकेट हो रहे हैं। तो मतलब जब तक जाति व्यवस्था है तब तक हमको जाति के आधार पर आरक्षण मिलना ही चाहिए, हमारा कहना है। और जाति व्यवस्था का खत्म करो, हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार है। जो हमको आरक्षण मिलता है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा 15% आरक्षण एससी को मिलता है, 7.5% आरक्षण एसटी को मिलता है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। तो आज एससी एसटी का पॉपुलेशन 25% है, और ओबीसी का पॉपुलेशन अगर 52 पकड़ते हैं, अभी कितना है वो मालूम हो जाएगा अभी, लेकिन 52 पकड़ते तो 52 + 25 77% जिनका पॉपुलेशन है उनको 49.5% जगह मिलती है, और जिनका पॉपुलेशन खाली 23% है जनरल कैटेगरी के लोग, उनके लिए 50.5% जनरल जगह मिलती है। मतलब ये मेरा जो सवाल था, तो मैंने बोला ना, तो आपने एक बात कही कि जब तक जाति व्यवस्था है तब तक आरक्षण। ये जाति व्यवस्था आपको लगता है कि खत्म होगा? नहीं, खत्म बने हुए ना, आज भी गांव में तो दलित पर अत्याचार होते हैं। खत्म होगा क्या? कोई उम्मीद आप देख रहे हैं कुछ तरह? आप देख पा रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होगी कभी? नहीं, खत्म होनी चाहिए, कानून से तो खत्म हो चुकी है, लेकिन समाज में आज भी जाति व्यवस्था है। शहरों में नहीं नजर आती है, लेकिन गाँवों में आज भी जाति व्यवस्था है। आज भी तो दलित बस्तियां गाँव के बाहर है, गाँव के अंदर नहीं आई है, और दलित पर अत्याचार की घटनाएं आज भी हो रही है। मतलब आज भी होती है। आज भी कम से कम देश भर में 60,000 तक केसेस पूरे देश भर में होती है। हर स्टेट में 2,000 3,000 इसी तरह के आंकड़े हैं। तो इसका कारण भी है कि दलित समाज में जागृति आई है। थोड़ा भी कुछ वो उल्टा सीधा बोलते हैं तो वहाँ जाकर वो केस करते हैं। तो ये परिस्थिति है। तो इसीलिए आपके सवाल को मेरा उत्तर इतना है कि जब तक जाति व्यवस्था है तब तक हमको जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके लिए क्रिमिनल की सिस्टम नहीं लगानी चाहिए, और जाति व्यवस्था खत्म होने के बाद हम रिजर्वेशन छोड़ने के लिए तैयार है, और हमारा रिजर्वेशन हमारे परसेंटेज के मुताबिक है। तो सरकार ने ये भी निर्णय अगर लेती है कि हमारा जाति का परसेंटेज का रिजर्वेशन जगह छोड़कर बाकी हर जाति को उनके परसेंटेज के मुताबिक जगह दे दो, हमारा कोई हरकत नहीं है। और मैंने अनेक बार मांग किया था कि हमारे आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्ण समाज में, मराठा समाज में, ब्राह्मण समाज में, राजपूत समाज में, जाट समाज में जो लोग 8 लाख के अंदर जिनका उत्पादन है, ऐसे फैमिली को आरक्षण मिलना चाहिए। ये मांग मैंने दलित क्रांति के मूवमेंट के टाइम पर मैंने की थी, और आज नरेंद्र मोदी सरकार ने 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो दे दिया है, और अभी हर जाति को आरक्षण मिलता है। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, वो कोई धर्म का कोई बंधन नहीं है। और वो मुस्लिम कम्युनिटी 80% मुसलमान ओबीसी में आते हैं। मंडल कमीशन में 80% मुस्लिम लोग आते हैं उसमें। तो ठीक बात है। तो इसलिए सबको आरक्षण मिल रहा है और मिलना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। कल की घटना के बाद, जंतर मंतर की घटना के बाद जो मार्च हुआ, उसके बाद से चंद्रशेखर रावण पार्लियामेंट में बाबा साहब की स्टैचू के नीचे बैठे हैं। वो तस्वीर साहब आपने देखा, रात भर बैठे, दिन भर बैठे। उसके बाद से एनडीए के नेता भी गए, तमाम सांसद वहां गए हैं। आपने देखा? आप वो तस्वीर देखे होंगे? मैंने नहीं देखा। आपने देखा ही नहीं देखा। आज बीजेपी वाले भी गए थे। हाँ, तो अच्छी बात है ना, गई तो अच्छी बात। आपने देखा नहीं है? देखना कि मैंने नहीं देखा। अच्छा चलिए, अब ये काम करते हैं, रैपिड फायर कर लेते हैं 2 मिनट में, 1 मिनट में। एक शब्द में बताइएगा, नरेंद्र मोदी, एक शब्द में उनके बारे में क्या कहेंगे? मतलब गाँव गाँव की बोल रही दादी, गाँव गाँव की बोल रही दादी, प्रधानमंत्री के रूप में हमें अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ, जिनको यूपी के लोगों की मिल रही साथ, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी, जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी गांधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे थे मेरे मित्र। उद्धव ठाकरे पहले मेरे बहुत नजदीकी थे मित्र, लेकिन आज बदल गया है चित्र। राज ठाकरे, हाँ, मतलब महाराष्ट्र में मतलब
बहुत ही एक्टिव नेता है ठाकरे राज। महाराष्ट्र के अच्छे एक्टिव नेता है ठाकरे राज, लेकिन मेरे सिर पर है सत्ता का ताज। और आखिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मुझे बिल्कुल किसी का नहीं लगता है डर, मुझे बिल्कुल किसी का नहीं लगता है डर, क्योंकि मेरे पीछे खड़े हैं बाबा साहब अंबेडकर। और चंद्रशेखर रावण। बहुत ही जल्द आ रहा है सावन, बहुत ही जल्द आ रहा है सावन, तब मैं देखूंगा चंद्रशेखर रावण। तो आपने सुना, और इसीलिए मैंने कहा कि कुछ लोग पद से नहीं जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं, और रामदास अठावले जी इसी तरह की बातों के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह की जो बोलते हैं बिंदास बोलते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश बोल दिया इन्होंने कि अगर मंत्री नहीं होते तो जंतर मंतर होते, अगर मंत्री नहीं होते तो प्रधानमंत्री आवास घेराव कर रहे होते। यही तो चाहिए, इतनी ही पारदर्शिता चाहिए, इतना ही खुलापन चाहिए। तो ऐसे ही हम मेहमानों से आपको मिलाते रहते हैं, मिलाते रहेंगे। युगचरण देख रहे थे आप, और युगचरण में फिर हम किसी नए मेहमान से आपको मिलाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए युगचरण। और सर, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।